हम ये समझते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन ने अवाम के एहसासात और अवाम के जज्बात के साथ इंसाफ नहीं किया है। और बीजेपी बिलखुसूस पहाड़ीज़ के साथ और गुज्जर्स के साथ एक पॉलिटिकल गेम खेल रही है। अगर मान भी लीजिए, आपकी बात मान भी ली जाए कि वहाँ गुज्जर्स जो हैं वो उनकी इलीगल इंक्रोचमेंट थी, तो क्या 10 जगह और ऐसी नहीं है जहाँ पावरफुल लोग हैं जो उनकी भी इंक्रोचमेंट, इलीगल इंक्रोचमेंट है। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर और आज हम बात करेंगे डिलिमिटेशन कमीशंस पे और इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरीके से जो है अलग अलग एरियाज़ में इस समय काम कर रही है। खासकर रिमोट एरियाज़ की बात करें, इस समय हमारे साथ जुड़े हैं नसीम लियाकत साहब। ये DDC चेयरमैन हैं, धराल कॉन्स्टिट्यूंसी से, राजौरी से बिलोंग करते हैं। इनसे जानेंगे। नसीम साहब, आप बताइए, जिस तरीके से इस समय डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है और आपने देखा होगा बहुत सारी चेंजेस इस बार आपको देखने को मिलेंगी। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं उसमें नई नई सीटें अब सामने आ रही हैं, कोई रिज़र्व हो रही है, कोई डी रिज़र्व हो रही है। तो आपके राजौरी का इस समय क्या हाल है, किस तरीके से आप लोग देखते हैं इसको? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपने डिलिमिटेशन के मतलब पूछा है, तो गुज़श्ता कुछ दिनों में देखा होगा आपने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के बाद जो डेलिब्रेशंस की हैं पार्टी हेडक्वार्टर्स पे भी, और फिर हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में, राजौरी में भी हमने अपना एहतजाज जो है डिलिमिटेशन कमीशन के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड करवाया है। हम ये समझते हैं, मैं बिलखुसूस ज़िला राजौरी की बात करूँगा, हम ये समझते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन ने अवाम के एहसासात और अवाम के जज्बात के साथ इंसाफ नहीं किया है। और डिलिमिटेशन की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश की है, ये हमें लगता है कि एक मखसूस जमात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लकीरें खींची गई हैं, बल्कि लोगों के एहसासात, जज्बात और लोगों के कल्चर को, लोगों की ज़बान को, और जिस तरह से कल्चरली लोग जुड़ते थे अपने इलाका जात के साथ, उसको नहीं देखा गया है। और एक नाइंसाफ़ी की गई है ज़िला राजौरी के साथ भी और पूरी यूनियन टेरिटरी के साथ एक नाइंसाफ़ी की गई है। हमने रिटन में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और हम ये इस चीज़ के लिए कोशां हैं कि डिलिमिटेशन हो बेशक, मगर वो इस तरह से होनी चाहिए कि किसी पार्टी को मुफाद पहुंचाने के लिए ना हो, बल्कि डिलिमिटेशन एक एक्ट है, आप जानते हैं डिलिमिटेशन एक्ट है, उसमें रूल्स जो हैं वो मेंशन किए जाते हैं कि कैसे करने हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को देखा जाता है, तहसील हेडक्वार्टर को देखा जाता है, ब्लॉक हेडक्वार्टर को देखा जाता है। इन चीज़ों को राजौरी में नहीं देखा गया है, बालाए ताक रखा गया है और कॉन्स्टिट्यूंसी को इस तरह से रीड्राफ्ट किया गया है ताकि किसी एक पार्टी को फ़ायदा पहुँचे। लिहाजा हमारा इस पे एहतजाज है। तो सर, राजौरी से ही अगर बात करें, एक बड़ी एजिटेशन जो है वहाँ से स्टार्ट की गई है, खासकर पहाड़ीज़ को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि उनका भी इल्ज़ाम है कि पिछले कई सालों से, कई डेकेड से उनके साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है, वो लोग भी रिजर्वेशन मांग रहे हैं। उनका भी कहना है कि उन्हें भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलनी चाहिए ताकि पहाड़ी जो बहुत बड़ा तबका है उसे कहीं ना कहीं फ़ायदा हो सके। देखें, पहाड़ीज़ की जो रिजर्वेशन का मसला है वो उनकी एक जेन्युइन डिमांड है। जब तक गुज्जर बकरवाल बरादरी का जो ST का स्टेटस है, अगर उसको ना छेड़ा जाए और पहाड़ीज़ को रिजर्वेशन दी जाए, तो किसी भी तबका फ़िक्र को इसमें एतराज़ नहीं है। मगर बीजेपी बिलखुसूस पहाड़ीज़ के साथ और गुज्जर्स के साथ एक पॉलिटिकल गेम खेल रही है। ये कोशिश कर रही है कि पहाड़ीज़ में और गुज्जर्स में, जो कि भाइयों की तरह रहते हैं हिताए पीर पंजाल में, उनके बीच में एक वाइड क्रिएट किया जाए, एक डिफरेंस क्रिएट किया जाए और उससे पॉलिटिकल फ़ायदा उठाया जा सके। आप देखें बीजेपी के दोहरे बयानात, आप देखें कि एक तरफ से गुजरों के लिए बात करते हैं कि गुजरों को हम फ्लैट बना के देंगे, गुजरों के हक़ में हम ये करेंगे, और फिर आप रूपनगर जैसे इंसिडेंट्स भी आपकी नज़रों के सामने आप नोट कर रहे हैं। उसी तरह पहाड़ीज़ के साथ खिलवाड़ किया गया। पिछले 2 महीने से 3 महीने से खुलेआम शरेआम कहा जा रहा है कि पहाड़ीज़ को स्टेटस दिया जाएगा। अगर देना है तो दीजिए उनको स्टेटस, और अगर नहीं देना है, और इसी बात के दौरान ये कहते हुए गुजर्स को ST का जो है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी दी गई है। तो बीजेपी किसी को कुछ देने वाली नहीं है, मगर सिर्फ ये है कि ये इस किस्म की बयानबाजी करके पहाड़ीज़ और गुजर्स में एक वाइड क्रिएट करना चाहती है बीजेपी।
तो गुज्जर बकरवाल जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन अपने आप में है और इलेक्शंस में उनका एक बहुत बड़ा अहम रोल रहता है, खासकर इस बार तो उनकी 9 सीटें जो हैं वो रिजर्व हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि इस समय जो गेम चल रही है खासकर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वो कन्विंस करना चाहते हैं गुज्जर्स को ताकि इलेक्शंस में उन्हें फ़ायदा हो सके? तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार जो है गुज्जर को किस तरीके से ये लोग जो हैं उनसे फ़ायदा लेने वाले हैं, और जो गुज्जर बकरवाल पॉपुलेशन है उन लोगों को क्या सोचकर इस समय वोट देना चाहिए? देखिए जनाब, ये गुज्जर्स इन चीज़ों से कन्विंस होने वाले नहीं हैं। आप देखते हैं कि जो 9 सीट्स इन्होंने गुज्जर्स के लिए रिज़र्व की हैं, उनमें से 3 सीट्स जो हैं वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट से की हैं, 2 राजौरी से की हैं, कश्मीर में कंगन में की है, लारनू में की है। ये वो सीट्स हैं जिनसे पहले ही गुज्जर जीत के आ रहे थे। द्राल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें आपने गुज्जर को एसटी रिज़र्व किया है। आप साबका असेंबली उठा के देख लीजिए, वहाँ से गुज्जर ही जीत के आते हैं। आप इसी तरह से सुरनकोट देख लीजिए, मेंढर देख लीजिए, गुज्जर कैंडिडेट ही जीत के आते हैं। आपने कंगन को रिज़र्व किया, कंगन में हमेशा गुज्जर ही जीत के आते हैं। अगर आपने गुज्जर्स को अपलिफ्ट करना है बाय वे ऑफ पॉलिटिकल रिजर्वेशन, तो यू नीड टू रिजर्व दोज कॉन्स्टिट्यूंसीज वेयर गुज्जर्स आर मार्जिनलाइज्ड। वहाँ से करनी है जहाँ गुज्जर जो हैं वो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में गुज्जर्स की बड़ी अच्छी खासी तादाद है, वहाँ क्यों नहीं रिज़र्व किया गया? सांबा है, कठुआ है, ये वो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जहाँ गुज्जर्स को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत थी। आपने तो उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को रिज़र्व किया है जहाँ पहले से ही गुज्जर्स जीत के आ रहे हैं। तो बेनिफिट क्या मिलने वाला है गुज्जर्स को वहाँ रिज़र्व हो जाने से? सिर्फ ये है कि पहाड़ी भाइयों के साथ हमें लड़वाना है, इसलिए इस किस्म की हरकत की जा रही हैं बीजेपी की तरफ से। तो रूपनगर की आप बात कर रहे थे, रूपनगर में जिस तरीके से डेमोलिशन ड्राइव हुआ, आपको लगता है जम्मू के और भी एरियाज़ हैं जहाँ पर नज़र है, और ख़ासकर गुज्जर बकरवाल पॉपुलेशन जो कुछ समय के लिए वहाँ बैठ जाते हैं, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इन पर पॉलिटिक्स होने वाली है? जिस तरीके से अभी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको देखने को मिलेंगी, रूपनगर में चक्कर लगा रहे हैं इस समय, कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है उनको। यही तो दोहरा मापदंड है ना बीजेपी का। आप देखते हैं कि गुज्जर्स को रूपनगर से किस तरह से हटाया गया है, डिमोलिशन ड्राइव रातों रात कैसे कैरी की गई है। आप रोज़ बरोज़ देख रहे हैं सोशल मीडिया पे ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट्स को साइट कर रहे हैं कुछ लोग, जो बता रहे हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कैसे बताया है कि कुछ दूसरे लोग भी, बड़े पावरफुल लोग भी जो हैं, उन्होंने भी इंक्रोचमेंट की हुई है। तो वहाँ क्यों नहीं इनका पीला पंजा चलता है? सिर्फ गुज्जर्स के खिलाफ ही क्यों चलता है? सिर्फ जो गरीब गुरबा लोग हैं जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, उनके खिलाफ ही क्यों चलता है? और उस वक्त चलता है जब आपके सदर जो हैं वो बार बार गुजरी ज़बान का इस्तेमाल करके भी कहते हैं कि हम गुज्जर के साथ हैं। तो यहाँ से पता चलता है, सिर्फ अगर मान भी लीजिए, आपकी बात मान भी ली जाए कि वहाँ गुज्जर्स जो हैं वो उनकी इलीगल इंक्रोचमेंट थी, तो क्या 10 जगह और ऐसी नहीं है जहाँ पावरफुल लोग हैं जो उनकी भी इंक्रोचमेंट, इलीगल इंक्रोचमेंट है? तो अगर ऐसा ही करना था, तो समाज में अगर एक मैसेज ही देना था, तो आप पहले उनको हटा के बताइए, फिर एक अच्छा मैसेज जाता है। फिर हम खुद गुज्जर भाइयों को कहेंगे जहाँ कोई अगर इलीगल हुआ कि आप भी हट जाइए। ये तो गुज्जर हैं जो प्री 47 से वहाँ पे बैठे हुए हैं, और सरकारों का काम ये नहीं होता है कि किसी को बेघर कर दिया जाए। अगर आपने किसी को हटाना भी है तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन जो होता है वो एक्सरसाइज करना चाहिए। उनके लिए कहीं दूसरी जगह जो है वो रखनी चाहिए, या यही जगह होती है। बहुत से केसेस में हमने देखा इसी जगह को रेगुलराइज करना चाहिए था, उनको अलॉट करके दे देनी चाहिए थी जो पुश्तों से वहाँ पे रह रहे हैं। तो इस किस्म की सिलेक्टिव ड्राइव जो होती है, उसका जो मैसेज जाता है आवाम में, वो तो फिर गलती जाएगा। अगर हम पॉलिटिकल बात करें, इस समय जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू में अलग अलग रैलीज़ भी कर रही है, कश्मीर में भी रैलीज़ की जा रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में इलेक्शंस किस तरीके से यहाँ पर होंगे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आप को कहाँ देखती है? देखें, उमर साहब ने गुज़श्ता कुछ दिन पहले उन्होंने भी इस किस्म के सवाल पे जवाब दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है जो आवाम के साथ जुड़ी हुई है। हर घर में आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई ना कोई फ़र्द ज़रूर मिलेगा। ये ज़रूर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर जो है वो बेसिक जो ज़रूरियात हैं आवाम की, उनको लेके हम इलेक्शन लड़ेंगे। मगर इन बदले हुए हालात में, बिलखुसूस जो ये बदले हुए हालात हैं, जबकि हमारी शनाख्त, हमारा तखश्शुस छीन लिया गया, जबकि दफ़ा 370 और 35A को गैर आइनी ढंग से हटा दिया गया, और जबकि इस किस्म की डिलिमिटेशन रिपोर्ट हमारे सर पे थोप दी गई है, तो इन हालात में आवाम जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ी हुई है, वो ज़रूर दिल्ली सरकार को अपना जवाब देगी।
और इन तमाम गैर आइनी फैसला जात के ख़िलाफ़ अवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में वोट करके ज़रूर ये जवाब देगी कि ये तमाम इस किस्म के फैसला जात जो अवाम को, जम्मू कश्मीर की अवाम को नामंजूर है। सर, मैं 2 दिन पहले एक खबर पढ़ रहा था, अब उसमें कितनी अथेंटिसिटी है वो तो जो लिखने वाले हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। कि कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 धड़े बनने वाले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कुछ लोग जो हैं अब उसमें से अलग होकर एक नई पार्टी को फॉर्म करने वाले हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस दड़ाबाजी से, गुटबाजी से हमेशा साफ़ रही है और सेंट्रलाइज्ड हमारी क़यादत है। और जितने भी कारकुनान हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो अपनी क़यादत पे एतमाद रखते हैं, भरोसा रखते हैं और इसी क़यादत के तहत चलना चाहते हैं। आप किसी भी हिस्सा को उठा के देखें, रजौरी पुंछ को देखें, चिनाब वैली को देखें, कश्मीर वैली को देखें, जम्मू को देखें, जनाब डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब, इनकी क़यादत पे हमें भरोसा है और इसी क़यादत के तहत हम चलेंगे। बिल्कुल बेबुनियाद, मैंने तो नहीं पढ़ा है आप जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, मगर ये बिल्कुल बेबुनियाद रिपोर्ट होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस में 2 धड़े होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। इंशाल्लाह बिल्कुल मुतहद जमात है और अपनी क़यादत के साथ चलने वाले जो कारकुनान हैं। आप डीडीसी चेयरमैन हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से इस समय आप लोग काम कर रहे हैं। खासकर ये एलिगेशन रहता है कि अगर आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे हों और उनके साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो क्या आपको लगता है कि डेवलपमेंट के फ्रंट पर इस समय आप लोग काम जो है वो एकजुट होकर कर रहे हैं? कहाँ पर इस समय आप नहीं, डीडीसी चेयरमैन होने के नाते से मेरी तरफ से किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है। आप डीडीसी के मेंबरान रजौरी ज़िला में जो बीजेपी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप उनके साथ भी बात करके देख लीजिए। इंशाअल्लाह मैं जिस तरह से डीडीसी कौंसिल को चला रहा हूँ वो भी मुतमय्यन नज़र आएंगे आपको। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जहाँ डीडीसी का चेयरपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस से है तो सरकार की तरफ से उसके साथ ज़रूर डिस्क्रिमिनेशन होती है और काम करने में हमें रुकावटें पेश आती हैं। डीडीसी के अदारा को, इंस्टीट्यूशन को जिस किस्म का बाख्तियार बनाने की बातें की गई थी इंतखाबात से पहले, वो ग्राउंड पे अमलाई नहीं गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उतने इख्तियारात हमें नहीं दिए गए हैं, सिर्फ मॉनिटरिंग के हमारे पास इख्तियार हैं। लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। लोगों के सामने डीडीसी की कौंसिल जो है, डीडीसी के जो उम्मीदवार, जो मेंबरान जो जीत के आए हैं लोगों से, वो इस वक्त वाहिद एक ऐसा सोर्स है जो एक रिप्रेजेंटेशन है लोगों के पास, वाहिद एक रिप्रेजेंटेशन डीडीसी है। क्योंकि जानते हैं आप इस वक्त असम्बली जो है वो मौजूद नहीं है, एमएलएज़ हजरात नहीं हैं, एमएलसी तो टोटल ख़त्म हो गया है। तो डीडीसी के मेंबरान ही इस वक्त लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लोगों की बहुत बड़ी उम्मीदें डीडीसी के मेंबरान के साथ, डीडीसी की कौंसिल के साथ वाबस्ता हैं। इसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि डीडीसी कौंसिल को, मेंबरान को और मज़ीद ज़्यादा पावरफुल करना चाहिए ताकि वो लोगों की उम्मीदों पर खरे उतर सकें। मैं इसी पे एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। जब इलेक्शंस हो रहे थे यहाँ पर डीडीसी के, तो उस समय कहा जा रहा था कि जो भी लोग इलेक्टेड होकर आएंगे उन्हें एक कैबिनेट रैंक या मिनिस्टर रैंक जो है वो मिलेगा, उस तरीके की फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा साथ साथ ये कि आने वाले दिनों में जब यहाँ पर इलेक्शंस होंगे, एमएलएज़ चुने जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं जो आप दोनों में गैप रहेगा, या आप लोग किस तरीके से देखते हैं? एमएलए अपने आप की पावर किस तरीके से देखेगा, आप लोग कैसे देखेंगे, दोनों मिलकर कैसे काम करेंगे? नहीं, जैसे आपने कहा कि प्रोटोकॉल में कैबिनेट का रैंक दिया जाएगा या नहीं, डीडीसी के चेयरपर्सन की हद तक ये सुना था कि कैबिनेट का या मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रैंक दिया जाएगा, वो नहीं दिया गया है। और कोई रैंक की ज़रूरत भी नहीं है। ये नहीं है कि झंडियाँ ही लगा के चलना है। मेरे समझ के मुताबिक डीडीसी कौंसिल को डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स देनी चाहिए थी। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं दी हुई हैं, जिसकी वजह से जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो डीडीसी कौंसिल को या डीडीसी मेंबर्स को या डीडीसी चेयरपर्सन को उतना सीरियस नहीं लेते हैं जितना उनको लेना चाहिए। अनलेस दे आर ग्रांटेड विद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों की उमंगों के मुताबिक, लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक चला सकते हैं। आज की डेट में डीडीसी कौंसिल के पास प्लान फार्मेशन की पावर्स हैं,
जो हम प्लान को फार्मूलेट करते हैं और फिर प्लान को मॉनिटर करने की पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं है। तो मेरी बड़ी रिस्पेक्टफुल ये सबमिशन रहेगी ऑनरेबल एलजी से और ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि डीडीसी को एम्पावर करना चाहिए, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स देनी चाहिए और इसको फाइनेंशियल पावर्स देनी चाहिए, तब जाके सही मानों में डीडीसी काउंसिल अपना काम कर पाएगी। आपका दूसरा सवाल है कि जब असेंबली इन प्लेस हो जाएगी, एमएलएज आ जाएंगे, तो फिर इनमें ये रह सकता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रह सकता है डीडीसी काउंसिल में और एमएलएज में। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होगा। जो एमएलए होता है वो बेसिकली लेजिस्लेटर होता है, ही हैज़ टू लेजिस्लेट इन द असेंबली। तो एमएलए की लेजिस्लेशन की पावर कभी भी डीडीसी को नहीं आएंगी और डीडीसी के पास एक ज़िला की हद तक महदूद रहेंगी पावर्स। तो अपने ज़िला के अंदर डीडीसी काउंसिल जो है वो प्लान फार्मूलेशन करेगी और उसको मॉनिटर करेगी और उसको इंश्योर करेगी कि ये काम हो जाएंगे। एमएलएज़ की हदूद जो है वो डिस्ट्रिक्ट ज़िला से बाहर रहेगी, यूटी सेक्टर में वो जो काम कर पाएंगे और फिर कैबिनेट होगी, वो अपना काम करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों अदारा जात में कल को कोई प्रॉब्लम पेश आएगी, क्योंकि ये सिस्टम्स ऑलरेडी डिफरेंट स्टेट्स में सेटअप है और कामयाबी से चल रहा है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नसीम चौधरी और ये डीडीसी चेयरमैन हैं राजौरी से, और इनसे बात हो रही थी कि इस समय डिलिमिटेशन कमीशंस की जो रिपोर्ट्स आई हैं, खासकर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से बिलोंग करते हैं, तो इनसे ये पूछा गया कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं और ये क्या सोचते हैं। इसके अलावा राजौरी में इस समय क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और डिलिमिटेशन के लिहाज से इन पर पूरी चर्चा हुई है। आप ज़रूर वीडियो देखिएगा। तब तक आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।